डिज़ाइन प्रॉब्लम एक्सरसाइज में से एक और क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो द पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड एज अ रियोस्टेट, ये एक पोटेंशियोमीटर एज अ रियोस्टेट कनेक्टेड है, इज़ टू बी यूज टू एडजस्ट द करंट दैट फ्लोज इन द 200 ओम रजिस्टर। ये ऐसे हमने इसको एडजस्ट किया कि 200 ओम रजिस्टर में से फ़्लो होने वाला करंट उसकी रेंज किया फ्रॉम 0 एम्पेयर टू 0.1 एम्पेयर। यानी जब इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करते हैं तो आपके पास 200 ओम रेजिस्टेंस का जो ये 200 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी है, इसमें जो करंट फ्लो करता है वो 0 एम्पेयर से 0.1 एम्पेयर तक फ्लो करता है। व्हाट शुड बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर सेलेक्टेड फॉर दिस एप्लीकेशन। तो इस जो पोटेंशियोमीटर है इसकी रेजिस्टेंस बताएं वो क्या होगी। यानी उसने हमें 0 से लेकर 0.1 एम्पेयर तक के लिए इस पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है। तो आपके पास मैक्सिमम करंट कौन सी है, 0.1 एम्पेयर। इसके लिए हम रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे कि वो क्या उसकी वैल्यू क्या बनती है। अब यहाँ पर देखिए जो गिवन डाटा है उससे हम पहले थोड़ी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये प्रोवाइडेड था 0.3 एम्पेयर की सोर्स है, ये 200 ओम की रेजिस्टेंस है और ये एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस लेट से हम कह देते हैं आर है, जो कि अननोन है, इसको फाइंड आउट करना है। अब ये 0.3 एम्पेयर इसने ये बताया कि हम इसको पहले एक 0.1 एम्पेयर के लिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर इसमें से 0.1 एम्पेयर का करंट फ्लो करे 0 एम्पेयर, और इसने कहा था अप टू 0.1 यानी मैक्सिमम करंट 0.1 एम्पेयर का इसमें से फ्लो करे। इस पोटेंशियोमीटर की सेटिंग हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस का पता चलेगी जब हम 0.1 एम्पेयर का करंट यहाँ पर फ्लो करवाएंगे। तो ये अगर 0.1 एम्पेयर का करंट इस में फ़्लो कर रहा है तो यहाँ पर हम इस तरफ निकलने वाले करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 0.2 एम्पेयर होगा। ये हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, किरचॉफ करंट लॉ के मुताबिक एक करंट जो किसी नोड पे एंटर हो रहा होता है दैट इज़ इक्वल टू द लिविंग करंट। अब आप देख रहे हैं ये 0.3 एम्पेयर का करंट यहाँ पर एंटर हो रहा है, इसमें से 0.1 एम्पेयर का करंट अगर लीव करेगा तो 0.3 में से 0.1 निकालें, बाकी करंट क्या बचता है 0.2 एम्पेयर का। तो 0.2 एम्पेयर का करंट कहाँ पर चला जाएगा, आपके पास इस पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस पे चला जाएगा। ठीक है, तो वो अब इसके क्रॉस ये जो रेजिस्टेंस है अगेन हमारे पास इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 200 ओम और इसमें से फ़्लो होने वाले करंट का पता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है। अब ये चूँकि दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं रेजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर, तो जो वोल्टेज ड्रॉप इस रजिस्टर के क्रॉस होगा वही वोल्टेज ड्रॉप आपके पास इस रजिस्टर के क्रॉस होगा। और इस रेजिस्टेंस में से फ़्लो होने वाले करंट का भी हमें पता है जो कि 0.2 एम्पेयर है, तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो फर्दर देखते हैं हमने कैलकुलेशन कैसे की है। ये रेजिस्टेंस जो 200 ओम की थी, ठीक है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट विल बी इक्वल टू 0.1 विच इज़ द करंट फ्लोइंग इन इट एंड द 200 ओम रेजिस्टेंस यानी V इक्वल टू आई आर। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसके क्रॉस कितना है, 20 वोल्ट का ड्रॉप है। यही 20 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये 20 वोल्ट, तो वोल्टेज अक्रॉस जो पोटेंशियोमीटर, इसमें हमें पोटेंशियोमीटर में फ्लो होने वाले करंट का भी पता है जो 0.2 एम्पेयर है। तो दिस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी इक्वल टू V बाई आई, 20 वोल्ट का ड्रॉप इसके क्रॉस और 0.2 एम्पेयर करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा है, दिस ट्रांसलेट टू 100 ओम रेजिस्टेंस। एक और उसने प्रॉब्लम दी है जिसकी स्टेटमेंट है एन एम मीटर रजिस्टर फुल स्केल व्हेन 0.5 मिली एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट। एक ये एम मीटर है, ये आपके पास सर्किट है, इसमें ये एम मीटर है। एम मीटर क्या होता है, जो करंट को मेजर करता है। ठीक है, अब इसमें फुल स्केल का क्या मतलब है, फुल स्केल का ये मतलब है कि इसके जो ऊपर स्केल लगा हुआ है, ठीक है, वो मैक्सिमम करंट उस कितना शो करता है 0.5 मिली एम्पेयर का। द सर्किट शोन इन अ फिगर बिलो इज़ टू बी डिज़ाइंड, ठीक है, ये जो नीचे वाला सर्किट है, ठीक है, इसको ऐसे डिज़ाइन करना है दैट द एम मीटर विल रजिस्टर फुल स्केल, कि एम मीटर जो ये नाप सके फुल स्केल करंट को जब आपके पास करंट कितना हो 5 मिली एम्पेयर का एट पोजीशन 1 स्विच पे, एंड व्हेन आई इक्वल टू 50 मिली एम्पेयर, और 50 मिली एम्पेयर का करंट ये एम मीटर नाप सके जब आपके पास पोजीशन 2 के ऊपर स्विच हो। द एम मीटर रेजिस्टेंस इज़ 100 ओम। जो एम मीटर की ये एम मीटर है, इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है। फाइंड द वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर R1 एंड R2। तो R1 और R2 इन दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करें क्या होगी। असल में ये आपके पास सिंपल एक एम मीटर है जो कि 0.5 मिली एम्पेयर तक का मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है। अगर ये ऊपर वाला नेटवर्क इसके साथ ना कनेक्टेड हो तो होगा क्या, अगर मैं 0.5 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का करंट इसमें फ़्लो करवाऊँगा तो ये बर्न आउट हो जाएगा या ये माल फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए क्या तरीका है कि जब भी आपने एम मीटर की रेंज को बढ़ाना हो तो आप पैरेलल में शंट रेजिस्टेंसेस अटैच करते हैं। ठीक है,
तो शंट रेजिस्टेंस अटैच करने से ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जितनी एम मीटर की मैक्सिमम कैपेबिलिटी करंट है जो कि 0.5 मिली एम्पेयर करंट है वो उसमें से फ़्लो करता है और बाकी रिमेनिंग करंट आपका उस शंट में से फ़्लो कर जाता है। तो आपको शंट को केयरफुली कैलकुलेट करना होता है कि आप मीटर की मैक्सिमम करंट यानी जिसको वो फुल स्केल बता रहा है वहाँ पे उससे ज़्यादा उस मीटर में फ़्लो ना करे। आप पीछे से जितना मर्ज़ी करंट बढ़ा लें, ठीक है, जो शंट की वैल्यू है वो इस तरह कैलकुलेट हो कि इसमें से सिर्फ 0.5 मिली एम्पेयर फ़्लो करे और बाकी सारा करंट बाईपास होकर आपके पास R2 रेजिस्टर में से निकल जाए। तो इससे ये डिज़ाइन प्रॉब्लम है। अब इसमें ये 2 रेंजेस के लिए सर्किट डिज़ाइन कर रहा है, यानी एम मीटर को कैपेबल कर रहा है जो कि सिर्फ 0.5 मिली एम्पेयर मेजर करने का कैपेबल था। 2 शंट रेजिस्टेंसेस लगाकर वो इस एम मीटर को इस काबिल बना रहा है कि उससे आप 5 मिली एम्पेयर का करंट भी मेजर कर सकें और 50 मिली एम्पेयर का करंट भी मेजर कर सकें। अगर 5 मिली एम्पेयर का करंट मेजर करना है तो आपको इसको पोजीशन 1 पर रखना पड़ेगा। अगर 50 मिली एम्पेयर का करंट मेजर करना है तो आपको इसको पोजीशन 2 पे रखना पड़ेगा। तो ये 2 कौन सी रेजिस्टेंसेस होंगी जिनको ऐड करने से मैं ये करंट मेजर करने के लिए कैपेबल हो जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाए। यहाँ पे ये एक मिसिंग हो गया, यहाँ पे ये इसकी आउटपुट है। तो ये आपके पास 2 इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं इसके पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे। देखें, जब ये आपके पास कनेक्शन पोजीशन 1 पे होगा तो आपके पास ये R1 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगी इस मीटर के साथ पैरेलल में और R2 की ये सेकंड नोड ओपन होगी। तो ये अनकनेक्टेड जो पॉइंट है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये रेजिस्टेंस इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो आप इसको बनाएं या ना बनाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पोजीशन 1 पे आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा जिसमें आपके पास मीटर है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम की है, उसमें से मैक्सिमम फ्लो होने वाला करंट जो कैपेबल है ये मीटर वो 0.5 मिली एम्पेयर है और पोजीशन 1 के ऊपर जो उसने बताया 5 मिली एम्पेयर का करंट, यानी आप यहाँ से 5 मिली एम्पेयर का करंट मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी जो पोजीशन 2 पे अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ तो आपके पास ये टर्मिनल ओपन रह जाएगा। इस तरह से मैं R1 को बनाऊँ या ना बनाऊँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा। इस केस में आपके पास जब पोजीशन 2 पे हो तो करंट आपके पास 50 मिली एम्पेयर की है, वही आपके पास मीटर है जिसकी 100 ओम की रेजिस्टेंस है और इसमें से 0.5 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कर सकता है। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट है पोजीशन 1 के लिए और ये वाला आपके पास पोजीशन 2 के लिए। अब हमने R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सिंपल आपके पास CDR की एग्जांपल्स बन गई हैं जिसमें आपके पास आपको टोटल करंट का पता है, एक और ब्रांचेस में फ़्लो होने वाले करंट की भी आपको अंदाज़ा है कि इस दोनों ब्रांचेस में कौन सा करंट फ़्लो कर रहा है और एक रेजिस्टेंस पता है आपको और दूसरी रेजिस्टेंस आपको अननोन है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर ये 5 मिली एम्पेयर का करंट है, ये इस नोड पे एंटर हो रहा है, यहाँ पर आप सिर्फ 0.5 मिली एम्पेयर अलाउ करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर कितना करंट बाईपास करना पड़ेगा। ऑब्वियसली दैट करंट विल बी 4.5 मिली एम्पेयर। तो इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, 4.5 मिली एम्पेयर। सिमिलर केस में यहाँ पर है, अगर ये रेंज 50 मिली एम्पेयर की मैक्सिमम है, इसमें आप सिर्फ 0.5 मिली एम्पेयर अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर R2 में जो फ्लो होने वाला करंट होगा या जो बाईपास करना पड़ेगा यहाँ से आपको, वो कितना होगा आपके पास 49.5 मिली एम्पेयर का करंट होगा। तो हम यहाँ पर अब CDR अप्लाई करते हैं, करंट डिवाइडर रूल जो है, इसमें ये 4.5 मिली एम्पेयर का करंट जो आपकी ये R1 रेजिस्टेंस में से फ़्लो कर रहा है। CDR में क्या होता है कि हम जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसको अपोजिट रेजिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, तो 4.5 मिली ये तो आपके पास हो गया करंट जो R1 रेजिस्टेंस में से जा रहा है, इक्वल टू टोटल करंट। टोटल करंट आपके पास क्या है, 5 मिली की जो बैक एंड से 5 मिली की करंट आ रही है, मल्टीप्लाई बाय इस रेजिस्टर के क्रॉस आपने ये 4.5 मिली एम्पेयर का करंट लिखा था तो आप इसकी ऑपोजिट रेजिस्टेंस रखेंगे जो हमने CDR में पढ़ा था। तो ये रेजिस्टेंस इसकी मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास, 100 ओम डिवाइडेड बाय क्या होता है आपके पास टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस 100 ओम। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 11.11 ओम, यानी ये R1 की वैल्यू क्या है, 11.11 ओम। अगर मैं ये रेजिस्टेंस की सिलेक्ट करता हूँ तो आपके पास इस 5 मिली एम्पेयर में से 4.5 एम्पेयर का मिली एम्पेयर का करंट R1 रेजिस्टेंस से बाईपास कर जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे हमने दूसरी पोजीशन 2 के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इस केस में आपके पास R2 में से फ्लो होने वाला करंट 49.5 मिली एम्पेयर होगा क्योंकि टोटल करंट आपके पास क्या है 50 मिली एम्पेयर, मल्टीप्लाई बाय चूँकि इस रेजिस्टेंस की क्रॉस में फाइंड आउट कर रहा हूँ करंट, तो मैं अपोजिट रेजिस्टेंस लिखूँगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस 100।
रीअरेंज करके जब मैं इसको फाइंड आउट करूँगा तो R2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.01 ओम। तो ये R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू टू एनेबल टू फ्लो 50 मिली एम्पेयर ऑफ द करंट, ठीक है, आपके पास ये 1.01 बनेगी। 50 मिली एम्पेयर की करंट टोटल अगर होगी तो 0.5 मिली एम्पेयर इस तरफ फ्लो कर जाएगा और बाकी करंट आपके पास R2 रेजिस्टर से बाईपास कर जाएगा जो कि 49.5 मिली एम्पेयर का होगा। तो इस डिज़ाइन में फिर आपके पास जो एंड रिजल्ट निकला है कि दिस रेजिस्टेंस R1 इज़ 11.11 ओम एंड दिस रेजिस्टेंस R2 इज़ ऑफ 1.01 ओम।